आज अपन लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। लैंथेनाइड्स को प्रारंभ में रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता था, लेकिन अब इनको रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं कहा जाता, क्योंकि जो सीरियम है उसकी मात्रा कॉपर के बराबर नेचर में मिलती है, अर्थात अब इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहना उपयुक्त नहीं है। एक लैंथेनाइड जिसे हम प्रोमीथियम कहते हैं वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसके जितने भी आइसोटोप्स आज तक बने हैं वो मानव निर्मित हैं और वो सब के सब रेडियो एक्टिव हैं। बाकी सभी लैंथेनाइड्स नेचर में मिलते हैं। ये जो प्रोमीथियम है ये नेचर में नहीं मिलता है। इसके बारे में मैटक नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने एक रूल दिया जिसको अपन मैटक्स रूल कहते हैं। मैटक का नियम ये कहता है कि यदि दो कॉन्जुगेटिव एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स के आइसोटोप्स के मास नंबर समान हैं तो उनमें से नेचर में एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अर्थात जो प्रोमीथियम है जिसका एटॉमिक नंबर 61 है, वो 61 60, 60 और 62 के लिए कॉन्जुगेटिव है। तो 60 और 62 नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके आइसोटोप्स के मास नंबर 142, 143, 144, 45, 46, फिर ये सेमेरियम का 147, 148 और 149 सेमेरियम का 150 नियोडीमियम का। अर्थात 142 से लेकर के 150 के बीच में ऐसा कोई मास नंबर नहीं बचा जो कि प्रोमीथियम के लिए हो सके। इसीलिए प्रोमीथियम नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। ध्यान रहे, प्रोमीथियम के जितने भी आइसोटोप्स हैं वो सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं। लैंथेनाइड्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके बीच में ये पाए जाते हैं। सिंपली अपन इनको एलन सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं। अब अपन सभी लैंथेनाइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सभी लैंथेनाइड्स की स्टडी करने के लिए पहले अपने को इनका नाम याद रखना है। तो नाम अपन कैसे याद रखेंगे? देखो, सबसे पहले अपने पास ये जो है, यहां से लैंथेनम से शुरू होती है इनकी कहानी। लैंथेनम, फिर सीरियम, प्रेजियोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थ्यूलियम, इट्रिबियम और ल्यूटिशियम। फिर अपने को इन सब का क्या याद रखना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन कैसे याद करेंगे? तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। सभी के अंदर आपको पता है जिनोन तो शुरू में लिखेंगे, उसके बाद उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एडजस्ट कर देंगे। जैसे सबसे पहले लैंथेनम लेते हैं, तो लैंथेनम में जो इलेक्ट्रॉन है वो जिनोन के जैसे तो है ही है, साथ साथ में 5d1 और 6s2 है अपने पास। अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? एक डी में और 2 एस में, यानी 4f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया है। किसमें? लैंथेनम में। क्यों नहीं आया? क्योंकि 4f का ज्यादा डिफ्यूज स्ट्रक्चर होता है, इस कारण से जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4f में नहीं आ पाता है। थोड़ा सा कम डिफ्यूज स्ट्रक्चर जो 5d का होता है उसमें चला जाता है। हालांकि एनर्जी दोनों की लगभग बराबर होती है, लेकिन जैसे ही हम सीरियम में जाते हैं तो अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है वो अब किस में आना शुरू हो गया है? 4f में आना शुरू हो गया। वो एक इलेक्ट्रॉन अभी भी 5d में है, बाकी वही 2 इलेक्ट्रॉन 6s2 में है। फिर कंटिन्यूअसली f में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे अपने पास, f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, यानी गैडोलिनियम की बात कर रहा हूं मैं, वो 5d में चला गया, क्योंकि जो अपने पास 4f सबसेल होता है वो थोड़ा सा स्टेबल होता है क्योंकि वो हाफ फील्ड है। इसके बाद वापस से इलेक्ट्रॉन वही f में बढ़ते जाएंगे कंटिन्यूअसली, जैसे रेगुलर पैटर्न होता है। इस प्रकार से हम सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बस आप तो ये ध्यान रखें कि इसमें एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं। तो एक्सेप्शंस इसमें है, अपने पास है लैंथेनम है, सीरियम है और अपने पास है लैंथेनम, सीरियम और अपने पास है एक गैडोलिनियम। ये 3 याद रखना। और तीनों के अंदर ही अपने पास क्या है? सब में
D1 है, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद हो जाएगा। लेकिन जब अपन इनको +3 स्टेट में लिखते हैं, जब इनको अपन +3 स्टेट में लिखते हैं, तो +3 स्टेट में क्या करेंगे, जो 6s के 2 इलेक्ट्रॉन है वो निकाल देंगे, अगर D में है तो वो निकाल देंगे, और फिर भी यदि जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन की तो F से निकाल देंगे। अर्थात लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, जिनोन के। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 4f 1 2 3 ये कंटिन्यू अपने तक ल्यूटीशियम तक चलते जाएंगे। तो यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, किसमें, जब ये आयनिक स्टेट में होते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में देखो, सबकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है अपने पास है +3। याद रखना, सभी लेंथेनाइड्स की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, सभी लेंथेनाइड्स की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। लेकिन +3 के साथ साथ कुछ लेंथेनाइड्स अन्य ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं। जैसे हमारे पास सीरियम है, उसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है, स्टेबल होती है। इसी तरह से यूरोपियम और नीचे नीचे सेकंड लास्ट वाला जो है इटरबियम, इनकी +2 स्टेबल होती है। इसके भी रीजन्स हैं। देखो, सीरियम का तो अपन रीजन समझा सकते हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात इसका नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसी प्रकार से अपने पास जो यूरोपियम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बचता है। इसी प्रकार इटरबियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उसके बाद सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचता है, जो कि अपने आप में स्थायी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस कारण से ये यूरोपियम और इटरबियम है, यूरोपियम और इटरबियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और साथ साथ में जो सीरियम है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन यहाँ ध्यान रहे, सभी लेंथेनाइड्स की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछी जाए तो आप +3 ही लिखेंगे। इसके बाद में अपन इनकी रेडियस की बात करते हैं। +3 स्टेट में कोई एक्सेप्शन नहीं है, कंटिन्यूअसली लेंथेनम से ल्यूटीशियम की तरफ जो साइज है वो घटता जाता है। लेकिन यदि आपको एटॉमिक साइज पूछ लेता है, किसके बारे में पूछ लेता है, एटॉमिक साइज के बारे में पूछता है, तो एटॉमिक साइज भी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाती है। कुछ एक जगह एक्सेप्शंस हैं जो मैंने बोल्ड कर दिए हैं। यूरोपियम जो है अपने पास, इसका साइज लेंथेनाइड्स में सबसे ज्यादा है, क्योंकि यूरोपियम में जो 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और केवल इसके 6s के 2 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने के कारण क्या हुआ, जो अपने पास है बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कम हो पाया, इस कारण से उसका साइज क्या रह गया, बड़ा। तो जो यूरोपियम है उसका साइज सबसे बड़ा होता है। इसी तरह से अपने पास जो इटरबियम है, इटरबियम का साइज अपने पास क्या रहेगा, सेकंड नंबर पे आएगा, क्यों कि इसमें 4 है, 14 हो गए। तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो भी 2 ही है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड बनाने की क्षमता है वैसी है जैसी यूरोपियम की थी, तो इसका साइज भी थोड़ा बड़ा मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, यूरोपियम से थोड़ा इसका साइज कम मिलेगा, क्योंकि इसके नाभिक में ज्यादा प्रोटॉन्स की संख्या आने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो ध्यान रहे, सबसे बड़ा साइज आएगा यूरोपियम का, फिर उसके बाद में आएगा इटरबियम का, फिर अपन लेंथेनम से सीधे नीचे की ल्यूटीशियम की तरफ चलेंगे, इन 2 एक्सेप्शन के बाद। थोड़ा सा और ध्यान दे लें, जो सीरियम का साइज अपने पास वो अपेक्षा से ज्यादा घट गया। ज्यादा क्यों घट गया, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो साइज छोटा हो जाएगा, इसलिए साइज में अचानक क्या आ गई, कमी आ गई। ये अबंडेंस दे रखी है, इन सब की अबंडेंस सभी लेंथेनाइड्स मिलेंगे। एक एक्सेप्शन अपने को पता है, जो प्रोमीथियम है अपने पास ये नेचर में मिलता ही नहीं है, तो इसकी अबंडेंस अपने 0.0 लिख दी है। तो ये पेज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स याद रखनी है, आपको एटॉमिक साइज के बारे में ध्यान रखना है, आपको +3 स्टेट में साइज में कोई एक्सेप्शन नहीं है। जल्दबाजी में गलती नहीं कर दें कि कभी यूरोपियम 3+ का साइज बड़ा कर दें। यूरोपियम 3+ का साइज एज यूजुअल पैटर्न में ही आता है अपने पास। तो इस पेज को थोड़ा सा अच्छे से आप लोग याद कर लें। इसके बाद में अपने पास जो थर्ड पेज आता है, तो थर्ड पेज में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपन।
जो अभी मैंने बातें बोली हैं उन्हीं का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो इसमें देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सबके सब लैंथेनाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये आप जानते हो। +3 मॉक्स स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये आप जानते हो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनोन 4F, और यहाँ 1 की बजाय आप 0 कर लेना, तो 0 से लेकर के 14 तक का होता है। 5D में या तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या अधिकतम 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बाकी 6s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। अपने को पता है जो 4F के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5s और 5p सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा घिरे हुए होते हैं। इस कारण 4F के इलेक्ट्रॉन 2 सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण लिगेंड्स के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, साथ ही ये बॉन्ड फॉर्मेशन में भी भाग नहीं ले पाते हैं। कौन? 4F के इलेक्ट्रॉन्स। फिर भी यदि लिगेंड थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करता है 4F के साथ, तो जो 4F ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है वो बहुत ही कम है। देखो यहाँ पर कितना लिख रखा है, 1 किलो जूल पर मोल। और जो अपन ने डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा होगा पहले, उसमें 243 किलो जूल आती है क्या, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यानी ये मान के चलिए आप लगभग 1% स्प्लिटिंग भी नहीं हो पाती है, किसके कंपैरिजन में? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। तो मैं यही कह सकता हूं कि 4F ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग बहुत ही कम होती है। जो 5th नंबर का पॉइंट है वो ये कह रहा है अपने पास जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कभी भी लैंथेनाइड्स आएंगे तो वो हमेशा +3 की अपेक्षा कम स्टेबल रहेंगे। सारे के सारे जो लैंथेनाइड्स हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, इसके लिए अपने को ये कुछ रीजन्स याद रखने पड़ेंगे कि इनकी जो फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एनर्जीज है इनका मान कम होता है। +3 स्टेट में हाइड्रोजन एनर्जी का मान ज्यादा होता है। +3 स्टेट में लैटिस एनर्जी का मान भी, यदि वो सॉलिड स्टेट में आ गए तो लैटिस एनर्जी का मान ज्यादा है। और +3 स्टेट के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान भी काफी नेगेटिव होता है। इसी कारण जितने भी अपने पास क्या होते हैं, लैंथेनाइड्स होते हैं, वो कौन सी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +3 मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये पॉइंट नंबर 7 जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि +2 और +4 कुछ शो करते हैं। जैसे सीरियम शो कर रहा है, वो क्यों शो कर रहा है आपको पता है, नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। यूरोपियम और इटरबियम क्यों शो करते हैं? ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड F सबसेल के कारण। +2 और +4 कुछ अन्य लैंथेनाइड्स भी शो करते हैं, लेकिन ये हमेशा क्या होती हैं? अनस्टेबल होती हैं, इसलिए इनको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ध्यान रहे +2 स्टेट का स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है, यूरोपियम सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद में इटरबियम, हालांकि ये भी +2 शो करते हैं लेकिन इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है। +4 स्टेट में जो मोस्ट स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल +4 स्टेट होती है, वो सिर्फ सीरियम की होती है, बाकी अन्य लैंथेनाइड्स की नहीं होती है। ये एटॉमिक साइज के बारे में ग्राफ दे रखा है, वो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। यूरोपियम का साइज सबसे बड़ा होता है, फिर सेकंड नंबर पे इटरबियम पे आता है, फिर उसके बाद लैंथेनम से लेकर ल्यूटिशियम तक क्रम से घटता जाता है। इन एक्सेप्शंस को आप याद रखना, ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 13, इसके बारे में बात करते हैं अपन। इसके बारे में ध्यान रहे, कभी भी कोई भी एलिमेंट हो, जरूरी नहीं लैंथेनाइड हो, कोई सा भी हो, अगर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होने का मतलब आप समझ जाइए वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है या फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन जुड़ने पर ही किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है, बढ़ जाती है। चलो अगले वीडियो में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताऊंगा मैं। आज अपन जो लैंथेनाइड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे। जो हैवियर लैंथेनाइड्स की रिएक्टिविटी है वो लाइटर वंस की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि जो हैवियर लैंथेनाइड्स हैं उनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। और ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो लैंथेनाइड्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, थोड़ी भिन्न भिन्न होती है। अब अपन सबसे पहले +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर देखो, अपन लैंथेनाइड मेटल्स की रिएक्शन यदि एसिड के साथ कराएं या वाटर के साथ कराएं, चूंकि अपने को पता है जो लैंथेनाइड आयंस होते हैं उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल काफी नेगेटिव होता है। तो काफी नेगेटिव होने की वजह से चाहे इन लैंथेनाइड मेटल्स में आप एसिड डालिए अथवा वाटर डालिए, ये हाइड्रोजन गैस का एलिमिनेशन करेंगे। जैसे यहाँ पर भी
वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस निकल रही है और एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब अपन बात करते हैं कि यदि लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड अपने पास हो तो लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड के अंदर अपन NH4OH मिला दें, तो NH4OH मिलाने पर जो अभिक्रिया होती है उसके पश्चात हमारे को जिलेटिनियस अवक्षेप मिलता है, जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट मिलता है और ये बेसिक नेचर का होता है। अब अपन लैंथेनाइड्स के हाइड्रोक्साइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान रहे जितने भी +2 आयंस होते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लिखा हुआ या अन्य +2 आयंस होते हैं एस ब्लॉक के, उनके हाइड्रोक्साइड की अपेक्षा जो लैंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो कम बेसिक होते हैं। और जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है अपने पास, इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की अपेक्षा ये ज़्यादा बेसिक होते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज छोटा होने के कारण ये अपने से जुड़े हुए OH माइनस को आसानी से नहीं छोड़ता है। इस कारण से एल्यूमिनियम की बेसिसिटी काफ़ी कम हो जाती है, बेस स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन उसकी अपेक्षा लैंथेनाइड्स की बेस स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अपेक्षा कम होगी। लेकिन जो लैंथेनाइड्स हैं उनके अंदर यदि अपन बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखते हैं तो जो सबसे ज़्यादा बेसिक है अपने पास वो है लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड, और जो सबसे कम बेसिक है वो है अपने पास है ल्यूटीशियम का हाइड्रोक्साइड। लैंथेनम के हाइड्रोक्साइड में चूंकि लैंथेनम का साइज, लैंथेनम 3+ आयन का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, इस कारण वो OH माइनस आयंस को ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ के नहीं रखता है, अर्थात जल में ये आसानी से OH माइनस आयंस दे देगा और इसकी बेस स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। लेकिन जैसे जैसे अपन लैंथेनम 3+ आयन से ल्यूटीशियम 3+ आयंस की तरफ चलते हैं तो साइज में क्रम से कमी होती जाती है। कमी होने के कारण ये OH माइनस आयंस को ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड करके रखेगा, साथ आसानी से रिलीज नहीं होंगे और बेस स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अर्थात लैंथेनम से ल्यूटीशियम की तरफ जाने पर इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनकी बेस स्ट्रेंथ क्रम से कम होती जाती है। अब अपन नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ देखते हैं कि यदि लैंथेनाइड्स की रिएक्शन अपन O2 के साथ करवा देंगे तो अपने को Ln2O3 टाइप के कंपाउंड मिलेंगे। ध्यान रखना सीरियम थोड़ा सा अलग चलता है। सीरियम की रिएक्शन यदि ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो अपने को CeO2 मिलता है, जिसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सीरियम की। जो ऑक्साइड्स होते हैं वो सामान्यतया जो एस ब्लॉक के ऑक्साइड्स होते हैं जिनकी नेचर बेसिक होती है, इनकी नेचर भी बेसिक होती है। बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी वही होता है जो अपने पास हाइड्रोक्साइड्स का ऑर्डर था। अब अपन बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। चौथे पॉइंट के बारे में अपन डायरेक्टली ये देखते हैं कि यदि लैंथेनाइड्स के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दें 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो हमारे को सबसे पहले LnH2 टाइप के कंपाउंड मिलेंगे। LnH2 टाइप के कंपाउंड देखने से ये पता लगता है कि यहाँ पर लैंथेनाइड्स जो हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, लेकिन वास्तव में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 नहीं होती है, बल्कि LnH2 में भी लैंथेनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। ये 2 हाइड्राइड आयन जुड़े हुए हैं और जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से Ln2+ होना चाहिए था, +3 में हो गया, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन निकला वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है और इसी इलेक्ट्रॉन के कारण LnH2 के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पाई जाती है और कलर उत्पन्न हो सकता है। ध्यान से देखिए, दीज हाइड्राइड्स आर थर्मली स्टेबल अप टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी काफी ज्यादा थर्मली स्टेबल कंपाउंड्स हैं। ध्यान रहे अगर अपने पास आयनिक प्रकृति का हाइड्राइड है, ध्यान से सुनिए, आयनिक प्रकृति का हाइड्राइड है तो पानी डालने पर हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, लेकिन जो बनने वाले कंपाउंड से दोनों में फर्क है। सीरियम को यदि ऑक्सीजन मिल जाता है तो अधिकांश केसेस में ये CeO2 बनाता है, यानी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बनाता है। लेकिन यदि LnH2 को अपन हाइड्रोजन के साथ फर्दर गर्म करके देखें तो हमारे को ये LnH3 टाइप का कंपाउंड मिलेगा। और LnH3 टाइप का जो कंपाउंड होता है, ध्यान रखना, इसमें जो अपने पास अभी थोड़ी देर पहले था यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, वो नहीं है, और वो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये मेटेलिक कंडक्शन शो नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो नहीं करेंगे, अर्थात इनमें कलर भी देखने को नहीं मिलता है। एक बात और, जो लैंथेनाइड के हाइड्राइड्स होते हैं उनकी जो बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वो एस ब्लॉक के हाइड्राइड से थोड़ी सी कम और जो डी ब्लॉक के हाइड्राइड्स हैं उनसे थोड़े से ज़्यादा बेसिक होते हैं। अब अपन लैंथेनाइड्स की अभिक्रिया हैलोजन के साथ करवा के देख लेते हैं।
वो सीधा सिंपल कंपाउंड बन जाएगा LnX3 यानी +3 स्टेट वाले कंपाउंड बन जाएंगे। LnCl3 बनाने का ये मेथड दे रखा है। जब LnO2 और अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे तो LnCl3, ये सिंपल रिएक्शन है, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। LnCl3.6H2O, इसको यदि अपन गर्म करते हैं तो कई बार ये सोच लेंगे कि देखो सीधे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होएंगे, क्या बन जाएगा LnCl3 और 6H2O, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इसको गर्म करने पर इसके ऑक्सीक्लोराइड बनते हैं LnOCl, यानी यहाँ लेंथेनाइड की ऑक्सीडेशन वही +3 है, लेकिन थोड़ा कंपाउंड डिफरेंट बन रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पूछी जा सकती है एग्जाम में। ध्यान रहे सीरियम का यदि हैलाइड है और वो भी हाइड्रेटेड फॉर्म में, गर्म करने पर वही इस सीरियम को ऑक्सीजन दिख रही है, तो ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि क्या बन जाए अपने पास CeO2 बन जाए। ब्रोमाइड, आयोडाइड और क्लोराइड ये इसी की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब अपन बात करते हैं कार्बाइड्स की। जैसे हाइड्राइड बनाए थे वैसे ही कार्बाइड बनते हैं। जैसे हाइड्राइड में अपने को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का आभास हो रहा था LnH2 में, लेकिन वो वास्तव में +3 था। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। जब अपन लेंथेनाइड्स की कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनते हैं अपने पास LnC2 और Ln4C2 का होल थ्राइस। ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है LnC2, ये कार्बाइड बन गया अपने पास। इसको देखने से ऐसे लग रहा है, जिसको नीचे फॉर्मुलेटेड ऐसे कर रखा है अपन ने, Ln3+ और C2 है, तो यहां पर 2 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। लेकिन यहां जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकला -2 दिख रहा है ना, उसकी बजाय यहां +3 है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्स्ट्रा निकला, वो कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। ध्यान रहे उसी इलेक्ट्रॉन के कारण वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो कर देगा, वो मेटेलिक कंडक्शन शो कर देगा, और हो सकता है कई जगह कलर भी उत्पन्न हो जाए। ध्यान रहे जब भी अपने पास कोई आयनिक कार्बाइड आ जाए C2 यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और दोनों कार्बन के ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज, तो जैसे ही आप पानी डालेंगे वो नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और हमारे को एसिटिलीन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर एसिटिलीन मिल गई, साथ में कुछ मात्रा में यहाँ पर H2 भी मिल रही है। यहाँ बनी हुई एसिटिलीन का कुछ भाग H2 के द्वारा रिड्यूस कर दिया जाता है, जिससे एथीन बन जाती है। एथीन का फर्दर रिडक्शन होने से कुछ मात्रा इथेन की भी बन जाती है। अब अपन नाइट्राइड्स के बारे में बात करते हैं। तो हाइड्राइड पढ़ लिए अपन ने, कार्बाइड पढ़ लिए अपन ने, और अब अपन नाइट्राइड के बारे में बात करते हैं। तो जो लेंथेनाइड्स हैं उनको नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराने पर वही नाइट्राइड बन रहा है। इसी तरह से एल्यूमिनियम का नाइट्राइड भी प्राप्त कर सकते हैं, इसी तरह से लिथियम का नाइट्राइड भी प्राप्त कर सकते हैं, इसी तरह से अपन मैग्नीशियम का नाइट्राइड भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये देखो 4 नाइट्राइड हो गए अपने पास, लेंथेनाइड के, एल्यूमिनियम के, लिथियम के और मैग्नीशियम के। कोई सा भी नाइट्राइड आ जाए पानी डालने पर चूंकि N के ऊपर 3- चार्ज है, तो प्रत्येक N 3 प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और अमोनिया का निर्माण कर देगा। देखो यहाँ पर ये अमोनिया का निर्माण हो रहा है, यहाँ भी अमोनिया का निर्माण हो रहा है, और यहाँ पर भी अपने पास अमोनिया का निर्माण हो रहा है। और ये लिथियम और मैग्नीशियम की डाइगोनल रिलेशनशिप भी है। लिथियम और मैग्नीशियम की क्या है? डाइगोनल रिलेशनशिप। तो ध्यान रखना ये कि लिथियम और मैग्नीशियम के नाइट्राइड में पानी डालने पर क्या मिलेगी अपने को? अमोनिया। सेम कहानी एल्यूमिनियम और लेंथेनाइड के नाइट्राइड्स की होती है। अब अपन जरा एमएससी के प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो एमएससी के प्रैक्टिकल में आपने देखा होगा कि यदि आपको इनऑर्गेनिक के मिक्सचर में लेंथेनाइड आयंस दिए हैं तो उसका सबसे बढ़िया टेस्ट है, आप उसके अंदर NaF डाल दीजिए, यानी फ्लोराइड युक्त कोई सॉल्ट डाल दीजिए या HF डाल दीजिए। तो जैसे ये चीजें डालेंगे दोनों थोड़ी सी मात्रा में, तो तुरंत जो फ्लोराइड है लेंथेनाइड के वो अवक्षेपित हो जाते हैं और ये हाईली इनसोल्यूबल होते हैं। तो जैसे ही उसके अंदर व्हाइट पीपीटी आ जाए सॉल्यूशन में, तो समझ जाना क्या है, उसमें कोई लेंथेनाइड हो सकता है या लेंथेनाइड आयंस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। थोड़ा सा और चेक कर लेंगे, अगर अपन ज्यादा मात्रा में क्लोराइड सॉल्ट डाल देंगे तो इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनेगा MF2+, और ये बनने के कारण इनकी सोल्यूबिलिटी काफी ज्यादा होती है, और वो जो इनसोल्यूबल सोल्ट अवक्षेप आया था, प्रेसिपिटेट आया था, वो क्या होने लगेगा? अब सोल्यूबल होने लगेगा। तो इस तरह से अपन लेंथेनाइड्स का टेस्ट भी कर सकते हैं। अब जरा अपन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। अपने को पता है सीरियम की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ध्यान रखना +3 है, +4 भी इसकी स्टेबल होती है, लेकिन +4 और +3 में कंपैरिजन करें तो ज्यादा स्टेबिलिटी +3 की ही है।
अब अपन +4 की बात कर लेते हैं। +4 में क्यों आता है अपन जानते हैं, क्योंकि इसको नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाता है। और अपने को ये भी पता है किसी मेटल के ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो वाटर के साथ उतनी ही रिएक्शन करके क्या हो जाती है, तेजी से रिएक्शन करके हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाती है, यानी H2O को अपने साथ जोड़ लेती है। और ज्यादा चार्ज होता है तो H2O को ज्यादा खींचने के कारण उससे H+ छोड़ देती है और OH- अपने पास जोड़ लेती है। इसकी कहानी यहाँ पर नीचे मैंने इस पैराग्राफ में दे रखी है, आप थोड़ा सा बाद में पढ़ लेना। थोड़ा ये ध्यान रखना कि जब भी ब्यूरेट में Cerium+4 के कंपाउंड काम में ले तो ब्यूरेट को काम करने के पश्चात लास्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड से धोना बहुत जरूरी है, वरना ब्यूरेट से Cerium+4 आयंस बाहर नहीं निकलते हैं और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में फिर एरर आएगी आपके पास। पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं अपन। CeF2 की CeF2 नहीं है, यहाँ पे CeF3 है। इसकी रिएक्शन F2 के साथ करेंगे तो CeF4 बनता है और इसकी शेप पूछी जा सकती है एग्जाम में। स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक इसकी शेप होती है अपने पास, ज्योमेट्री जो इसकी है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होती है। ये कुछ +4 के कंपाउंड्स हैं लेकिन ये अनस्टेबल होते हैं सबके सब। चूंकि सीरियम की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, +4 भी स्टेबल है, लेकिन ये +4 से +3 में जाना चाहता है, यानी ये खुद रिड्यूस होना चाहता है। जब खुद रिड्यूस होना चाहता है तो किसी के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं Cerium+4 के कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम में लिए जा सकते हैं। और ऐसा प्रश्न पिछली बार नेट में आया भी था, एक रिएक्शन दे रखी थी जिसमें आपको सीरियम से संबंधित एक कंपाउंड दे रखा था और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा था, तो वो सीरियम वाला कंपाउंड ही था, याद रखना। थोड़ा एक बार और देख लेना उस पेपर को। अब अपन +2 स्टेट की बात कर लेते हैं। तो +2 स्टेट के अंदर अपने को पता है यूरोपियम सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद इटरबियम होता है, लेकिन इनकी भी मोस्ट स्टेबल वही +3 है। इसीलिए जो +2 स्टेट है यूरोपियम की वो किस में जाना चाहेगी, +3 में जाना चाहेगी। जब +3 में जाएगा इट मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और वो इलेक्ट्रॉन जिसको दे दिया जाएगा उसका रिडक्शन हो जाएगा। अर्थात यूरोपियम 2+ और इटरबियम 2+ के कंपाउंड्स रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम में लिए जा सकते हैं और इसमें भी यूरोपियम ज्यादा रिड्यूसिंग प्रवृत्ति शो करता है। ये यूरोपियम के कंपाउंड बनाने का एक मेथड दे रखा है। EuCl3 की रिएक्शन H2 के साथ करवा देंगे तो हमारे पास EuCl2 HCl बन जाएगा। ध्यान से और देखिए, ये भी EU2 के कंपाउंड बनाने के मेथड दे रखे हैं कि EU3+ का यदि अपने पास कोई एक्वस सॉल्यूशन हो तो उसमें क्या क्या डाल के आप उसको +2 में कन्वर्ट कर सकते हो, मैग्नीशियम डाल करके अथवा जिंक डाल करके अथवा जिंक अमलगम डाल करके, या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के द्वारा भी इसको क्या करा सकते हो, आप रिडक्शन करवा सकते हो। जैसे यूरोपियम 2+ स्टेट में होता है तो ज्यादा आयनिक नेचर का होता है बजाय +3 स्टेट के, और वैसी ही प्रॉपर्टी शो करता है जैसी कैल्शियम हाइड्राइड शो करता है। ये कुछ सेकंड के और कंपाउंड्स की चर्चा की हुई है, छोड़िए इनको। अब यहाँ आइए आप तो कि LnCl3 की H2 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो भी क्या बन जाएगा LnCl2। ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी और फिर से पूछा जा सकता है। मैं पहले ही बता रहा हूं आपको कि जब भी लैंथेनाइड्स का कोई कंपाउंड देकर के आपको ऐसा लगे कि हाँ इसमें तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है +2, वहां पर +2 नहीं उसकी +3 होती है। और याद रखना उसका जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ मिलेगा आपको, कंडक्शन बैंड में, और उस कंडक्शन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आ सकती है, उसमें मेटेलिक नेचर आ सकती है और उसमें पैरामैग्नेटिक नेचर अभी आ सकती है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है LaI2 NDI2, इसको अपन इस तरह से फॉर्मुलेटेड कर सकते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन है वही प्रॉपर्टी शो करेगा जिनका डिस्कशन अपन पहले कर चुके हैं। ये देखो एक नॉन स्टाइकोमेट्रिक वर्ड और लिखा हुआ है। नॉन स्टाइकोमेट्रिक वर्ड जब भी आए तो ध्यान रखना कि जो आपको आइडियल केमिकल फॉर्मूला दे रखा है, जैसे यहाँ पर इसका आइडियल केमिकल फॉर्मूला आपको को दे रखा है 1:2, लेकिन रियल में ये 1:2 नहीं होता है, 2 से थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में होती है आयोडीन। तो वास्तव में है तो ये 1:2.1, 2.2, 2.3 इस तरह से, लेकिन अपन शो कर रहे हैं 1:2। तो अपन इसको कहेंगे ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड है। कौन सा, नॉन स्टाइकोमेट्रिक। ये जो आइडियल केमिकल फॉर्मूला शो करते हो उससे थोड़ी बहुत किसी एक एलिमेंट की मात्रा ज्यादा हो या कम हो तो उसे अपन नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। अब अपन
कलर और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज की चर्चा किया था लैंथेनाइड्स की। अब अपन बात करेंगे कलर और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज की। तो कलर के बारे में हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली उनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन या एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण कलर आते हैं। जो लैंथेनाइड्स होते हैं उनमें जो कलर आते हैं वो जनरली एफ एफ ट्रांजिशन के कारण आते हैं, लेकिन जो एफ एफ ट्रांजिशन के कारण कलर आते हैं वो इतने इंटेंस नहीं होते जितने कुछ अन्य कॉम्प्लेक्सेस के होते हैं। अब अपन ये देखेंगे कि कब तो कलर आने की संभावना ज़्यादा होती है और कब कलर आने की संभावना कम होती है। इसके लिए कौन से नियम हैं? तो इसके लिए दो सिलेक्शन रूल्स हैं, याद रखना। एक स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल और दूसरा लैपोर्टे सिलेक्शन रूल। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल ये कहता है कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स में बिफोर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान सेम रहता है तो वो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन कहलाता है, अर्थात वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल को फॉलो करता है और ऐसी स्थिति में कलर थोड़ा सा इंटेंस आने की संभावना होती है। इसी प्रकार से एक दूसरा नियम है जिसे अपन लैपोर्टे सिलेक्शन रूल कहते हैं। लैपोर्टे सिलेक्शन रूल ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन जी सिमेट्री के ऑर्बिटल से यू सिमेट्री के ऑर्बिटल में जाता है या यू सिमेट्री के ऑर्बिटल से जी सिमेट्री के ऑर्बिटल में जाता है तो वो लैपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन कहलाता है। यानी जी से जी और यू से यू वाले जो ट्रांजिशन से वो फॉरबिडन रहेंगे, सिर्फ वही अलाउड होंगे जो जी से यू में जाते हों या यू से जी में जाते हों। अब जो लैपोर्टे ट्रांजिशन है, चूंकि उनमें एफ एफ ट्रांजिशन होता है, अर्थात सभी जो एफ एफ ट्रांजिशन होंगे वो लैपोर्टे फॉरबिडन होंगे। तो लैपोर्टे फॉरबिडन होने के कारण इनके कलर इंटेंस नहीं आ पाते हैं। यानी जनरली जो लैंथेनाइड्स के कॉम्प्लेक्सेज होते हैं उनका पेल कलर होता है। ध्यान रहे, लैंथेनाइड्स में लिगेंड चेंज करने पर प्राय कॉम्प्लेक्सेज का रंग परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि जो 4f के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें एफ एफ ट्रांजिशन होता है वो 5s और 5p सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा शिल्डेड होने के कारण लिगेंड्स के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। अर्थात लिगेंड चेंज करने पर जनरली इनमें चेंज नहीं आएगा। अब अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लैंथेनाइड आयंस समान कलर शो करेंगे। ध्यान रहे, लैंथेनम से लेकर के ल्यूटीशियम तक की तरफ चलेंगे तो अपन को अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालनी है। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लो जैसे लैंथेनम लिया शुरू में अपन ने, तो लैंथेनम में अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है। फिर सीरियम 3+ में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी तरह आगे तक चलते जाएंगे और अपने पास लास्ट में गैडोलिनियम 3+ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। उसके बाद वापस से एफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होना शुरू हो जाएंगे और क्रम से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घटती जाएगी और घटती हुई लास्ट में ल्यूटीशियम पे आकर के कितनी हो जाएगी? वापस से 0। जो लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, चूंकि इनमें लिगेंड का रोल रही होता है कलर शो करने में, इसलिए अपने को अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या पर ध्यान देना है। तो वे लैंथेनाइड आयंस जिनमें समान संख्या में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका कलर भी लगभग समान आता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आप एग्जाम में पूछ सकता है कि ये लैंथेनाइड आयन कौन से लैंथेनाइड आयन के समान रंग प्रदर्शित करेगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है जो भी लैंथेनाइड आयन देंगे उसके समान ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किस लैंथेनाइड आयन में है तो उनका कलर जनरली क्या आता है? समान आता है। तो आपको ये सीरीज याद करनी है, लैंथेनम से लेकर के यूं चलते हुए अपने को ल्यूटीशियम तक चलना है। और अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या याद रखनी है, पहले 0, फिर 1 2 3 4 5 7, फिर 7 के बाद में वापस 6 5 4 और लास्ट में 0 आ जाएगी अपने पास। तो ये ध्यान रखना है कि कौन से लैंथेनाइड आयंस के पेयर समान रंग प्रदर्शित करते हैं, यानी जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। अब जरा अपन डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस से थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके जो स्पेक्ट्रा होते हैं वो अपने पास प्राय ब्रॉड बैंड्स के रूप में मिलते हैं,
क्यों कि वहां लिगेंड का सीधा इंटरेक्शन रहता है किससे, डी सब सेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में। तो चूंकि उनमें कभी इंटरेक्शन ज्यादा होगा, कभी इंटरेक्शन कम होगा, इसलिए अपने को जो बैंड मिलती है वो भी कैसी मिलेगी, ब्रॉड बैंड मिलेगी। लेकिन एफ एफ ट्रांजिशन में लिगेंड का कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो पाता है, इसलिए जनरली इनकी कैसी मिलती है अपने को, नीचे नीचे की लाइन में देखो लिखा हुआ है, एफ एफ ट्रांजिशन द्वारा उत्पन्न ट्रांजिशन बैंड्स कैसी होती हैं, शार्प होती हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। अब कभी कभी लेंथेनाइड आयंस में 4f से इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाता है कुछ विशेष परिस्थितियों में। विशेष परिस्थितियां भी ऐसी कि जो फेवरेबल होनी चाहिए। जैसे यहां पर मैंने दो उदाहरण दे रखे हैं, एक सीरियम 3+ का, एक गैडोलिनियम 2+ का। तो सीरियम 3+ का एक इलेक्ट्रॉन f से d में जाने की कोशिश करता है, क्यों कि जैसे ही वो f से निकल के चला गया तो यहां पर अपने पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस प्रकार का हो जाएगा, एक तरह से एक इलेक्ट्रॉन हटते हैं यहाँ पे F0, यानी एक तरह से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की स्थिति आ गई, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आसानी से थोड़ा सा। और इसी तरह से गैडोलिनियम 2+ है, वो F8 है, ये भी चाहता है मेरा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो किस में चला जाऊं मैं, F7 में चला जाऊं, तो ये भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्टेबल, हाफ फील्ड हो गया ना, इसलिए स्टेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो सीरियम 3+ है और गैडोलिनियम 2+ है, इनके अंदर 4f2 5d इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। क्यों, और इस कारण से जो बैंड आएगी वो कैसी आएगी, स्ट्रॉन्ग बैंड आएगी, हालांकि थोड़ी एनर्जी की जरूरत ज्यादा रहेगी। अब अपन बात करते हैं चार ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की। देखो चार ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आते ही समझ जाना कि कहीं ना कहीं दो डिफरेंट मोइटीज के बीच में, भले ही वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हो सकती हैं, दो डिफरेंट मोइटीज के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है। अब वो चाहे मेटल टू लिगेंड हो सकता है, लिगेंड टू मेटल हो सकता है, लिगेंड टू लिगेंड हो सकता है, मेटल टू मेटल हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी मेटल के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आए, जब भी कभी मेटल के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आए, तो समझ जाना वहां लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के चांसेस ज्यादा हैं। और जब भी कभी मेटल इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी रिच हो या इलेक्ट्रॉन देने जैसी स्थिति में हो, तो वहां मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। हालांकि कुछ ऐसे भी एग्जांपल है जिनमें लिगेंड टू लिगेंड और मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर भी होता है। फिलहाल अपन बात कर लेते हैं जो एफ ब्लॉक एलिमेंट से कॉम्प्लेक्सेज हैं उनकी। तो पहला एग्जांपल अपन लेते हैं सीरियम 4+ का। सीरियम प्लस के कंपाउंड आपने देखे होंगे लैब के अंदर, जनरली वो ऑरेंज रेड कलर के आते हैं। सेरिक सल्फेट देखा होगा आपने, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट देखा होगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों ही के अंदर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक सल्फेट में जो सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +4, यानी ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो गई। तो यहां पर क्या होता है, आसानी से लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, और लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होने के कारण ये ऑरेंज रेड कलर शो करते हैं। इसी तरह से देखो यूरोपियम 3+ का एग्जांपल है। यूरोपियम 3+ क्या चाहता है कि कैसे एक भी करके मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि मैं हाफ हेल्ड सब सेल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लूं। तो ये इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो यहां पर भी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की संभावना है। तो इसके कारण भी ये जनरली कैसा येलो कलर शो कर जाता है। इसी तरह से जो सेमेरियम 2+ है, देखो सेमेरियम 2+ में एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अब ये क्या कोशिश करेगा कि मुझे कैसे भी करके एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि किसमें कन्वर्ट हो जाऊं मैं, F7 में। तो सेमेरियम 2+ के जो कॉम्प्लेक्सेज हैं उनमें भी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की संभावना होती है। और जनरली इसके कॉम्प्लेक्सेज जो सेमेरियम 2+ के हैं कैसे कलर के होते हैं, ब्लड रेड कलर के होते हैं। अब आपको मैं नेक्स्ट